साथियों नमस्कार। हमने पिछले कुछ कक्षाओं में चौहान राजवंशों से जुड़ी बातें की हैं और चौहान राजवंशों में हमने जो उनकी जो मूल स्थिति है या मूल क्षेत्र है, उसके बाद में चौहान राजवंशों की जो विभिन्न शाखाएं हैं, शाखाओं के बाद में उनकी वंश उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांत हैं, उसके बाद में उनके कुछ प्रारंभिक शासक। अगर मैं उन प्रारंभिक शासकों के नाम लूं तो हमने वासुदेव चौहान से लेकर पृथ्वीराज प्रथम तक जितने भी प्रारंभिक शासक है सबका अध्ययन कर लिया है। अब जो ये विषय वस्तु है, इन विषय वस्तु से जुड़े हुए जो पीवाईक्यू है, जो एमसीक्यू है, उन्हीं को हम इस आज की कक्षा में हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, जब आप पीवाईक्यू या एमसीक्यू हल करते हैं तो हल करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने पीवाईक्यू पढ़ लिया, उसका आंसर देख लिया और आपकी बात खत्म हो गई। अगर आप इस प्रकार से एमसीक्यू या पीवाईक्यू करेंगे तो आपके लिए समस्या और बढ़ेगी। पीवाईक्यू को हल करने का सबसे बड़ी तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से, अब इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे आपके। अब जाहिर सी बात है कि 4 ऑप्शन में से 3 तो गलत होंगे और एक राइट होंगे। तो जो राइट आपके आंसर हुआ है वो राइट क्यों है, उसकी आप व्याख्या कीजिए। जब आप व्याख्या करना सीख जाएंगे तो आप इस एमसीक्यू का उत्तर तो आपको पता लग गया है, लेकिन इस व्याख्या से आपको और भी कई सारी बातें आपको जानकारी मिल जाएगी और हो सकता है आने वाले परीक्षाओं में इन्हीं व्याख्याओं से जुड़ा कोई प्रश्न आ जाए। लेकिन ये आधा अधूरा काम है। इसके बाद में जो आपको 3 और ऑप्शन दिए गए हैं परीक्षाओं के अंदर, जो प्रश्न के अंदर, उन तीनों ऑप्शन को भी देखना है कि आखिरकार तीनों ऑप्शन ये क्यों दिए गए हैं, और इन तीनों ऑप्शन की भी आपको व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए। उनसे जुड़ी बातों को आपको याद करना, उनका अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि परीक्षा में अगर इन 3 चीजों से जुड़े हुए कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप उनको भी आसानी से हल कर पाते हैं। तो एमसीक्यू करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उस एमसीक्यू का केवल उत्तर नहीं पढ़े, उनके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन की आप व्याख्या कीजिए, उन व्याख्याओं को पढ़िए, उनका मनन कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, ताकि आने वाले परीक्षा में आपको जो बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। पहले प्रश्न को देखिए साथियों, चौहानों के मूल स्थान से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आपको 4 कथन देखने हैं और 4 कथन के बाद में जो सही ऑप्शन है, जो सही कथन है, उनको आपको चयन करना है। तो हम सबसे पहले हम कथनों को देखते हैं। तो पहला कथन वो आपसे कह रहा है कि चौहानों का मूल स्थान जांगल क्षेत्र था। हम सब जानते हैं कि जो प्राचीन काल में राजपूताना की रियासतें थी, बीकानेर और आपके मारवाड़, इसके कुछ भाग आपके सम्मिलित रूप से जांगल क्षेत्र कहलाते थे और चौहानों का मूल स्थान भी यही था। पृथ्वीराज विजय और लाडलू लेख में इस मत का समर्थन है। ये कथन बिल्कुल सही है। जो आपके जयानक नामक विद्वान है जिन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा है, और जो लाडलू लेख है जिनसे हमें चौहान राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, इन दोनों स्रोतों में इस बात का उल्लेख है कि चौहानों का मूल स्थान आपके जांगल क्षेत्र था। तो पहला जो आप कथन वो भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर थी। ये बात बिल्कुल सही है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर थी, जिसका वर्तमान में जो आपके तादाद में है नागौर क्षेत्र से किया जाता है। शाकंभरी इन्हीं के अधीन आने वाला क्षेत्र था। हम सब जानते हैं प्राचीन काल में एक क्षेत्र था सपाद लक्ष्य, और सपाद लक्ष्य को ही शाकंभरी कहा जाता है। इसी को ही वर्तमान में आपके सांबर कहा जाता है। और ये जो सपाद लक्ष्य है, ये भी आपके चौहानों के अधीन आने वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पर चारों कथन सही है। तो चारों कथन ऑप्शन आपके डी में है। तो इस प्रश्न का आपका जो उत्तर होगा वो आपके डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम एमसीक्यू करते हैं तो हमें एक एमसीक्यू का आंसर भी पता लग जाता है, साथ उनकी व्याख्याओं की जानकारी भी हमें हो जाती है। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे साथियों, तो इस प्रश्न को आप देखिए। प्रश्न आपसे कह रहा है, चौहान वंश की शाखाओं से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इन कथनों पर विचार करने के बाद में जो गलत कथन है उनका आपको चयन करना है। सबसे पहला जो कथन है वो देखिए कि सांबर के वागपति राज के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल शाखा की स्थापना की। अब विद्यार्थी, जो सांबर क्षेत्र है, सांबर क्षेत्र के अंदर एक शासक हुए थे जिनका नाम था वागपति राज प्रथम, और वागपति राज प्रथम के एक लड़के थे जिनका नाम था लक्ष्मण चौहान। और लक्ष्मण चौहान ने सन 960 ईस्वी सन में आपके नाडोल के अंदर चौहानों की एक शाखा की स्थापना की। तो इस प्रकार से जो पहला कथन है आपको बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की अगर हम चर्चा करेंगे कि नाडोल शाखा के ही कीर्तिपाल ने जालोर शाखा की स्थापना की। अब देखिए विद्यार्थियों, जो नाडोल शाखा है इसकी स्थापना करने वाला कौन है? लक्ष्मण चौहान। और इसी नाडोल शाखा के अंदर एक शासक हुए थे जिनका नाम था कीर्तिपाल। और इस बात की भी आपको जानकारी होगी, जो कीर्तिपाल है उस कीर्तिपाल ने सन 1182 के अंदर जालोर के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना की। तो ये दूसरा कथन भी आपके सही हो जाएगा। तीसरा कथन देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान।
प्रथम के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। अब इस कथन को देखिए विद्यार्थियों, और इस कथन को अगर आपने ध्यान से देखा है तो कथन क्या कह रहा है आपसे कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र। हम सब जानते हैं जो गोविंदराज है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र नहीं है, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र है। जब आपके तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, तब तराइन के दूसरे युद्ध में तृतीय आपके हार चुके थे मोहम्मद गोरी से, और इसी तृतीय के पुत्र थे आपके गोविंदराज। और इन्होंने ही आगे जाकर 1194 के अंदर रणथंभौर के अंदर एक प्रकार से तुर्कों के अधीन चौहान राजवंश की स्थापना रणथंभौर में की। तो ये तीसरा जो कथन है वो गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत हो गया। चौथा कथन देखिए, सांबर शाखा की शुरुआत वासुदेव चौहान से होती है। हम सब जानते हैं बिजोली अभिलेख से हमें जानकारी मिल जाती है कि जो सांबर झील है उसके निर्माता वासुदेव चौहान है, और सांबर में आपके चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले भी वासुदेव चौहान है। तो ये आपके चौथा जो के चयन है आपके कथन है वो भी सही है। तो जो गलत है वो मात्र आपके तीसरा है, तो यहाँ पर जो डी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए विद्यार्थियों, किस इतिहासकार ने चौहानों को या चौहानों की ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति मत का समर्थन किया? हम सब जानते हैं विद्यार्थियों कि चौहान वंश के शासकों ने अलग अलग आपके सिद्धांतों से अपने आप को जोड़ा। कुछ आपके जो आपके इतिहासकार हैं वो चौहानों को चंद्रवंशी मानते हैं, कुछ आपके सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ उनको आपके ब्राह्मण मानते हैं, कुछ विदेशी मानते हैं। ऐसे खूब सारे हमने सिद्धांत देख के उनकी व्याख्याएं भी देखी है। अब हम एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी वंश अपने आप को इस प्रकार से वंशों से क्यों जोड़ता है। इसके पीछे प्रमुख ये कारण होता है कि वह समाज में अपनी राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, अपने वंश को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप को अनेक प्रकार के वंशों से जोड़ते हैं। अब इन्हीं में एक आपके सिद्धांत है ब्राह्मण वंश। तो ब्राह्मण वंश का जो आपके मत है उस मत का समर्थन करने वाले कौन है? तो पहले देखिए विद्यार्थियों, नाम ऑप्शन में आया कनिंगम। हम सब जानते हैं कनिंगम ने तो राजपूतों को विदेशी माना है, तो ये आंसर तो आपके ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे आपके गौरी शंकर जयचंद ओझा, और हम जानते हैं कि ओझा जी ने जो सूर्यवंशी है इस मत का आपका समर्थन किया। फिर देखिए विद्यार्थी भंडारकर साहब ने अप्रत्यक्ष रूप से आपके जो चौहान हैं उनको ब्राह्मण माना है। और अंत में आया आपके जयानक, और तो जयानक ने अपने पुस्तक पृथ्वीराज विजय में चौहानों को आपके सूर्यवंशी माना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपके, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंशी मत का समर्थन किया है? तो यहाँ पर आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा डी, भंडारकर मोदी। तो ये भी आपको पता लग गया कि भंडारकर मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि भंडारकर मोदी ने भी आपके राजपूतों को विदेशी माना है, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस मत का समर्थन किया है कि जो विदेशी हैं वो ब्राह्मण ही थे। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके भंडारकर साहब। इस प्रश्न को देखिए विद्यार्थियों, चौहानों की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों का मिलान कीजिए। एक तरफ आपके सिद्धांत है और एक तरफ आपके उनके समर्थक हैं, और अब आपको मिलान करना है कि कौन से युग में इसमें आपके सही नजर आएगा। अक्सर आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड इसी प्रकार के प्रश्न अब वर्तमान में पूछ रही है। तो सिद्धांतों में देखिए सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुंड और इंद्रवंशी, और एक तरफ आपके इनके समर्थक दिए हुए हैं। तो जो सूर्यवंशी मत है, जो आपके सूर्यवंशी मत है का समर्थन आपके जयनक महोदय ने किया। जयनक ने जब अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय लिखी थी, उस पृथ्वीराज विजय में चौहानों को आपके सूर्यवंशी माना है। फिर आपके चंद्रवंशी, और इस मत का समर्थन अचलेश्वर लेख, ये अचलेश्वर लेख आपके कहाँ प्राप्त हुआ? आपके आबू से, वहां पर इनको आपके चंद्रवंशी माना है। फिर आ जाइए आपके अग्निकुंड, और हम सब जानते हैं चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था, उन्होंने इस बात का समर्थन किया, इस बात को उन्होंने प्रतिपादन किया है कि चौहानों या राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और अंत में इंद्रवंशी, तो पाली के अंदर हमें एक लेख मिला सेवाड़ी लेख, उसमें इनको इंद्रवंशी माना है। तो जो आपके ए ऑप्शन है, ए से आपके मिलान हो जाएगा सी का, बी से आपके मिलान हो जाएगा ए का, सी का आपके मिलान हो जाएगा बी का, और डी से मिलान हो जाएगा डी का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपके एक। इस प्रकार के प्रश्न आपके वर्तमान परीक्षा में खूब सारे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, सांबर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल सरल प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में आया हुआ है। और इसमें ऑप्शन देखिए पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर, आनाजी, ये वासुदेव चौहान। तो इसका तो एकदम सरल उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों आपके वासुदेव चौहान, जिनको सांबर के चौहानों के संस्थापक माना जाता है। एक आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, केवल एक नाम आता है आपके चौहान ये चौहानों के मूल पुरुष है। चौहान एक अलग व्यक्तित्व है और वासुदेव चौहान एक अलग व्यक्तित्व, दोनों अलग अलग शासक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संस्थापक जब आ जाए तो वासुदेव चौहान होंगे, मूल पुरुष पूछ ले तो वहां पर आपका आंसर होगा चौहान।
हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में केवल वासुदेव चाहमान, ये तो कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं है आपके सामने। अजमेर से पूर्व चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? आप सब जानते हैं, देखिए विद्यार्थियों, जो आपके चौहान राजवंश है उनकी सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर, और उसके बाद में जो उनकी अगली राजधानी बनी वो थी आपके सांबर, और उसके बाद में जब आपके अजिराज शासक बने थे तब उनकी राजधानी रही थी अजमेर। अब यहाँ पूछा है अजमेर से पूर्व आपकी राजधानी कौन सी थी, तो इन ऑप्शन में कहीं पर भी अहिछत्रपुर नाम नहीं है, सांबर नाम जरूर है। तो जो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो आपके 2 हो जाएगा, सांबर। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत चौहान वंश की जानकारी देते हैं? देखिए विद्यार्थियों, हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, और स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो यहाँ पर आपके कुछ पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ अभिलेखों के नाम लिखे हुए हैं, और प्रश्न आपसे पूछ रहा कि इन लेखों में से कौन से लेख हमें चौहान वंश की जानकारी देते हैं। तो जो पहला लेख है वो है हर्ष प्रस्तर लेख, दूसरा है बिजोलिया लेख, तीसरा है दिल्ली शिवालिका लेख, और चौथा है आपके अचलेश्वर लेख। तो अब विद्यार्थियों हमें रटना नहीं कि इनसे हमें जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है। आप खुद देखिए विद्यार्थियों, अगर हम इसको सरल करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन कौन से स्रोत हमें चौहानों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे विद्यार्थियों, आपके एक सांबर के अंदर शासक हुए थे विगराज तृतीय, और विगराज तृतीय ने 973 में एक आपके शिलालेख जारी करवाया था जिसका नाम था हर्ष प्रस्तर लेख। तो जाहिर सी बात है, एक चौहान वंश का शासक ही इस आपके लेख को आपको जारी करवा रहा है, तो चौहानों के बारे में से जानकारी जरूर मिलेगी। चौहानों के अंदर ही एक आपके शासक हुए थे सोमेश्वर, और इन्हीं के पुत्र था आपके परतुराज चौहान तृतीय। इन्होंने 1170 में एक अभिलेख जारी करवाया था जिसको अपन बोलते हैं बिजोलिया लेख, जिसमें हमें चौहानों के मूल स्थान, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोनों कथन आपके सही हो गए। तीसरा दिल्ली शिवालिका लेख, 1163 में विग्रह चतुर्थ, जिनको अपन बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने आपके एक अभिलेख जारी करवाया जिसको अपन बोलते हैं दिल्ली शिवालिका लेख, और इसमें उनकी विजयों की जानकारी मिलती है। और ये आपके आरएस प्री में भी सवाल आपके पूछा गया था इनसे जुड़ा हुआ। और राव लुम्बा का आबू के अंदर एक अभिलेख है जिसको अपन बोलते हैं अचलेश्वर लेख, और अचलेश्वर लेख में ही चौहानों को आपके चंद्रवंशी माना गया है। तो हर्ष प्रस्तर लेख, बिजोलिया लेख, दिल्ली शिवालिका लेख और अचलेश्वर लेख, इन चारों लेखों में हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके 4 हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी, इस प्रकार पढ़ने से फायदा ये हुआ, आपकी भी पता लगे कौन सा अभिलेख किस तिथि का है और किसने जारी करवाया। जैसे हर्ष प्रस्तर लेख विग्राज तृतीय का है, 973 ईस्वी का है। बिजोलिया लेख सोमेश्वर चौहान का है, 1170 ईस्वी का है। दिल्ली शिवालिका लेख आपके विशलदेव चौहान का है। अचलेश्वर लेख आपके माउंट आबू में जो राव लुम्बा का है। तो इस प्रकार से आपके इन अभिलेखों से जुड़े अन्य बातें भी आपको जानकारी मिल गई। अगर इनसे जुड़े प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो आप उनको भी आसानी से हल कर पाएंगे। गुहक किस वंश के शासक थे? बिल्कुल सरल प्रश्न है, और ये पिछली कुछ परीक्षा में पूछा गया था सवाल। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाहमान, कछुआ, प्रतिहार और हड़ा। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सरल है, ये तो गुहक जो आपके शासक थे वो चाहमान, चौहान वंश के शासक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, चाहमान वंश। अजमेर के संस्थापक कौन थे? ये भी बिल्कुल सरल प्रश्न है विद्यार्थियों, और हम सब जानते हैं कि अजमेर की स्थापना को लेकर आपके 2 मत हमारे सामने आते हैं। एक तो आपके 6ठी 7वीं शताब्दी के शासक जिनका नाम था अजयपाल, और एक आपके जो 12वीं शताब्दी के शासक है जिनका नाम है अजिराज। बिल्कुल नाम में हमें एक रूपता नजर आ रही है। कुछ विद्वान कहते हैं, जैसे आपके हरविलास शारदा, जो हरविलास शारदा जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि अजमेर की स्थापना अपन अजयपाल ने की। लेकिन जो आपके गौरीशंकर ओझा है, ये जो आधुनिक इतिहासकार हैं, जो आधुनिक शोधकर्ता हैं, वो ये मानते हैं कि 1113 के अंदर अजयराज ने ही अजमेर नगर की स्थापना की। तो यहाँ ऑप्शन में आपको 2 नाम नहीं मिल रहे हैं, आपको केवल अजयराज नाम दिखाई दे रहा है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो आपके अजयराज हो जाएगा। वासुदेव चाहमान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब जो आपके 4 कथन दिखाई दे रहे हैं ये वासुदेव चाहमान के संदर्भ में है, और आपको पता करना है कि इनमें से जो गलत कथन है वो कौन सा है। तो पहला कथन देखिए विद्यार्थियों, इन्होंने शाकंभरी में चौहान वंश की नींव डाली। ये कथन बिल्कुल सही है। वासुदेव चाहमान ने ही सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना सांबर में की। इनका समय 551 ईस्वी के आसपास मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। बिजोलिया अभिलेख में इस बात का जिक्र है कि इन्होंने 551 ईस्वी के अंदर सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। ये सांबर झील के निर्माता हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनको सांबर झील का निर्माता माना गया है। चौथा कथन देखिए विद्यार्थियों, ये चौहानों के मूल पुरुष है। अब ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो चौहानों के मूल पुरुष हैं वे चाहमान है, ना कि वासुदेव चाहमान।
और मैंने पहले बता दिया कि चाहमान एक अलग व्यक्तित्व है और वासुदेव चाहमान आपके अलग व्यक्तित्व है। तो जो 3 कथन है वो सही है और जो गलत कथन है वो है 4। तो 1 नंबर आप ऑप्शन वगैरह आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको नजर आ जाएगा कि जो ये ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि चौथा कथन आपके गलत हो गया। तो यहाँ पर भी आपको जानकारी मिल गई होगी कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। किस चौहान शासक को जयानक ने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी की मुद्रा से ढक देने का श्रेय दिया? देखिए विद्यार्थियों, जो जयानक है और उनकी जो पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, उस पृथ्वीराज विजय में उन्होंने ये बताया है कि आपके जो चौहानों के एक शासक हुए थे जिन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी और वे थे अजयराज। अजयराज ने अपने काल के अंदर चांदी और तांबे की बड़ी मात्रा में मुद्राएं हमें इन्होंने जारी की है और ये मुद्राएं हमें उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी प्राप्त होती है। इन्होंने वृहद स्तर पर चांदी और तांबे की मुद्रा चलाई है। तो काव्यात्मक रूप में उनकी प्रशंसा करने के लिए जयनक ने कहा कि अजयराज ने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी की मुद्रा से ढक दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका आपके 2, और ये कथन कहने वाले कौन आपके जयनक। अजमेर का पहला शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए, ये पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हम सब जानते हैं कि अपने नाम से सिक्के जारी करने वाले कौन थे आपके अजयराज। देखिए विद्यार्थियों, अजयराज की जो पत्नी है जिनका नाम था सोमलेखा, और इस सोमलेखा को हम सोमलवती भी बोलते हैं। तो अजयराज ने अपने जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर आपके श्री अजय देव भी लिखवाया, उन्हीं सिक्कों पर अपनी रानी का नाम भी लिखवाया और उन्हीं सिक्कों पर श्री लक्ष्मी जी को भी अंकित करवाया। और ये सारी जो जानकारियां हैं, ये जानकारी देने वाला जो आपके इतिहासकार विद्वान है वो कौन है आपके जयनक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अजयराज। निम्नलिखित चौहान शासकों से जुड़े कथनों में से सही कथन कौन सा है? देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न को सही पढ़ना है। कई बार हम सही और गलत में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कथन पढ़ने हैं और कथन पढ़ने के बाद में यह पता करना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। जो पहला कथन देखिए विद्यार्थियों कि गुवक प्रथम दुर्लभ राज प्रथम का पुत्र था। दूसरा कथन देखिए, ये प्रतिहार शासक नागपट द्वितीय के सामंत। अब यहां से ये का मतलब हो गया गुवक प्रथम। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया और अंत में चंदन राज के समय चौहान और तोमर जो संघर्ष है उनकी आपके शुरुआत हुई। तो 4 कथन आपके सामने आ चुके हैं। अब इनमें से जो गलत कथन सही कथन है वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। पहले कथन को देखिए, जो गुवक प्रथम है वो दुर्लभ राज प्रथम के पुत्र थे। ये बात बिल्कुल सही है। चौहान वंश में आपके शासक हुए थे दुर्लभ राज प्रथम, और दुर्लभ राज प्रथम के आपके जो पुत्र थे उनका नाम था गुवक प्रथम। और जो गुवक प्रथम है ये प्रतिहार सम्राट थे नागभट्ट द्वितीय, उनके सामंत थे। मैंने पहले ही बता दिया था आपके जो चौहानों के प्रारंभिक शासक हैं वो प्रतिहारों के सामंत थे। जब चौहानों में सिंहराज नामक व्यक्ति शासक बनेगा तो उसने आपको स्वतंत्र शासक रूप में स्थापित किया था, लेकिन सिंहराज से पहले जितने भी शासक हुए हैं वह सब आपके प्रतिहारों के आपके सामंत रह चुके हैं। तो ये दोनों कथन सही है। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया, ये बात बिल्कुल सही है। सीकर में जो हर्षदेव जी का मंदिर है उसका निर्माण शुरू आपके गुवक प्रथम ने किया था, जिसका आपको पूर्ण करने का श्रेय आपके सिंहराज को दिया जाता है। तो तीसरा कथन भी सही हो गया। चौथा कथन है चंदन राज के समय चौहान तोमर संघर्ष की शुरुआत हुई। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दिल्ली के शासक, दिल्ली में एक वंश स्थापित था जिसको बोलते हैं तोमर वंश, और तोमर वंश का एक शासक था जिसका नाम था रुद्र, और इस रुद्र को पराजित करने के श्रेय चंदन राज को दिया जाता है। इसी चंदन राज की एक पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी, जो आपके 1000 दीपक जलाती थी। तो ये चारों कथन आपके सही है। तो ये ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, जिसमें चारों कथन दिए हुए हैं। चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अब देखिए विद्यार्थियों, ये प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में अजमेर भी है, कोटा भी है, जालोर भी है, छतरपुर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों छतरपुर हो जाएगा। हम सब जानते हैं नागौर की जो प्राचीनतम राजधानी वो कौन सी थी आपके छतरपुर। चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? नाडोल, सांबर, रणथंभौर या जालोर? तो हम सब जानते हैं विद्यार्थियों, जो आपके चौहानों का मूल स्थान है वो मूल स्थान वैसे तो हम देखते हैं कि जांगल क्षेत्र था। चौहानों का जो मूल स्थान कौन सा था? जांगल क्षेत्र था। जांगल क्षेत्र में उनकी राजधानी कौन सी थी? छतरपुर। और छतरपुर में उनका एक क्षेत्र था जिन पर उनका अधिकार था, जिसका नाम था सांबर। तो ऑप्शन में ना तो जांगल क्षेत्र आया हुआ है ना छतरपुर आया हुआ है, ऑप्शन में सांबर आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांबर। हम समझाते हैं कि सांबर शाखा से ही बाद में नाडोल की शाखा निकली, और नाडोल की शाखा से बाद जालोर की शाखा निकली, और सांबर की शाखा से ही बाद में गोविंदराज ने रणथंभौर शाखा निकाली। तो जो मूल स्थान यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा वो आपके सांबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मिलान कीजिए।
एक तरफ आपको उपाधियों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ शासकों के नाम दिए हुए हैं, और अब आपको इनमें मिलान करना है कि कौन सी उपाधि किस शासक की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे विद्यार्थियों महाराज की उपाधि, तो जो महाराज की उपाधि है वो लेने वाले थे आपके वागपति राज। फिर दूसरी उपाधि आपके महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले थे विद्यार्थियों सिंहराज। तीसरी उपाधि है परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर, ये उपाधि लेने वाले थे आपके विग्रराज सेकंड। और अंतिम जो उपाधि है विद्यार्थियों दुर्लभ मेरु, और ये उपाधि आपके दुर्लभ राज द्वितीय की। विद्यार्थियों हम इन उपाधियों की थोड़ी सी व्याख्या करें तो हमें पता है कि जो चौहानों के एक शासक हुए थे वागपति राज, और वागपति राज ने वे चौहान शासक थे जिसने सबसे पहले चौहानों में महाराज की उपाधि ली थी। वागपति राज के बाद में शासक बने थे आपके सिंहराज। सिंहराज चौहानों के पहले स्वतंत्र शासक थे, और अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए और लोगों में इस बात को प्रसारित करने के लिए कि अब मैं गुर्जर प्रत्यारों को सामंत नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शासक हूं, तो उसने इस प्रकार उपाधि ली महाराजा धीराज। और सिंहराज के बाद जो शासक बने थे उनका नाम था विग्रराज सेकंड। विग्रराज सेकंड भी अपने सिंहराज से आगे चलकर अपने साम्राज्य को उन्होंने विस्तार किया, इसलिए उन्होंने फिर एक बड़ी उपाधि ली परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। तो देखिए विद्यार्थियों आप इन उपाधि में देखेंगे महाराज एक छोटी उपाधि है, महाराजा धीराज उससे बड़ी उपाधि है, और परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर उससे बड़ी उपाधि है, और एक क्रम रूप से वागपति राज, सिंहराज और विग्रराज द्वितीय ने लिए। दुर्लभ मेरु, दुर्लभ मेरु का मतलब होता है जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सके, जिसकी आज्ञा अनुल्लंघनीय है, और ये उपाधि लेने वाले कौन आपके दुर्लभ राज द्वितीय है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन 4 हो जाएगा, जिसमें आपकी चारों चीजें आपस में मिल जाएगी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार किस चौहान शासक ने 700 चालुक्यों की हत्या करवाई? यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों 700 चालुक्यों की हत्या करवाने वाले इसके पीछे क्या घटना है। देखिए विद्यार्थियों जब चौहानों के शासक थे आपके पृथ्वीराज प्रथम, तो पृथ्वीराज प्रथम के समय जो 700 चालुक्य थे वे पुष्कर आए, और उनका पुष्कर आने का उद्देश्य था यहाँ के ब्राह्मणों, यहाँ की संपदाओं को लूटना। तो यहाँ के ब्राह्मणों, यहाँ की संपदाओं को सुरक्षित रखने के लिए फिर पृथ्वीराज प्रथम ने अपने सैनिकों के माध्यम से 700 चालुक्यों की हत्या करवा दी, और इस संपूर्ण घटना की जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन 3 में है पृथ्वीराज प्रथम। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सरल प्रश्न है, और हम सब जानते हैं पृथ्वीराज विजय में इस बात का जिक्र है कि अजमेर नगर की स्थापना जो अजयराज है उन्होंने सन 1113 के अंदर की। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा 1113। इस प्रश्न को देखिए साथियों, वागपति राज प्रथम से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। चौहान वंश के शासक है वागपति राज, और उनसे जुड़े हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है, और जो सही कथन है उनसे जुड़ा हुआ हमें सही आंसर हमें चयन करना है। पहला कथन देखिए विद्यार्थियों, ये चंदन राज के पुत्र थे। चौहान वंश में एक शासक हुए थे चंदन राज, अभी हमने पढ़ा था, जिन्होंने तोमर वंश के शासक रुद्र को पराजित किया था, और इनको पराजित करने से ही चौहान और तोमर वंश के मध्य संघर्ष हुआ था। और इन्हीं चंदन राज की जो पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी, जो शिव भक्ति के लिए आपके प्रसिद्ध रही है, और इसी चंदन राज के जो पुत्र थे वो थे वागपति राज प्रथम। तो पहला आपके जो कथन है बिल्कुल सही है। इनको 188 युद्धों का विजेता माना गया है। तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है जो जयानक द्वारा लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि वागपति राज एक प्रतापी शासक थे जिनको 188 युद्धों का विजेता माना जाता है। तो दूसरा कथन भी सही हो गया। कन्नौज के शासक के सेनापति को परास्त किया, ये बात ही बिल्कुल सही है। कन्नौज के एक शासक थे जिनका नाम था विनायक पाल। देखिए विद्यार्थियों कन्नौज कहाँ है? कन्नौज आधुनिक उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर 3 आपके वंशों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। उसी कन्नौज का शासक था एक विनायक पाल, और विनायक पाल का एक सेनापति था जिसका नाम था समापाल। और इस समापाल को डीडवाना के युद्ध में, देखिए एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर आपके, डीडवाना के युद्ध में वागपति राज प्रथम ने समापाल को परास्त किया। तो ये तीसरा कथन भी आपके सही है। बिजोलिया लेख में इन्हें विंध्यपति कहा गया है। जो सोमेश्वर चौहान है उनका अभिलेख है बिजोलिया लेख, उसमें कहा गया है कि वागपति राज प्रथम ने विंध्यांचल क्षेत्र और बूंदी के क्षेत्र को जीता है, इसलिए उनको विंध्यपति कहा जाता है। तो यहाँ पर चारों जो आपके कथन है राइट है, और जो चारों कथन जिस हमें ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 4 इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। किस चौहान रानी के नाम से सिक्के जारी हुए हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि सोमल देवी है, और ये सोमल देवी किन की रानी है? आपके अजयराज की। और अजयराज ने आपके चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई हैं, और चांदी और तांबे की मुद्रा में उन्होंने अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम का आपके अंकन किया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। वैदिक रट उपाधि किस चौहान शासक की है?
देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले वेरी ग्रेट का मतलब क्या होता है? वेरी ग्रेट का मतलब होता है वह शासक जो अपने शत्रुओं को नष्ट करता है। वह शासक जो अपने शत्रुओं को नष्ट करता है। तो जो ये उपाधि है, ये उपाधि आपके गोविंद राज ने ली है। ये उपाधि आपके गोविंद राज ने ली है। और हमने ऐसी ही एक उपाधि भी पढ़ी थी और इनसे मिलती जुलती ही, वो थी आपके दुर्लभ मेरु। जो हमने दुर्लभ मेरु उपाधि पढ़ी थी और हमने कहा था कि ये उपाधि आपके दुर्लभ राज की है, जिसका मतलब होता है आपके जिसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया जा सके। जबकि वेरी ग्रेट उपाधि आपके जिसका अर्थ होता है शत्रु को नष्ट करने वाला, ये आपके गोविंद राज की। फिर एक प्रश्न आया विद्यार्थियों, अच्छा सा मिलान कीजिए। एक तरफ तो कुछ आपके विद्यार्थियों कथन लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े आपके शासकों के नाम लिखे हुए हैं, और अब आपको इनको आपस में जोड़ना है सही युग बनाकर आपके। तो हम पहले आपके जो कथन दिए हुए हैं उन कथनों को देखते हैं, कथनों में क्या लिखा हुआ है। पहला कथन देखिए, पहले स्वतंत्र चौहान शासक है। ये हम बात कई बार पढ़ चुके हैं। जो आपके चौहानों के जो पहले स्वतंत्र शासक हैं वो गुवेक प्रथम है, तो एक से आपके दो मिल जाएगा। दूसरा जो आपके बप्पई राज, जो आपके बप्पई राज हैं, ये उपाधि किस शासक की है? तो जो विद्यार्थियों आपके जो बप्पई राज उपाधि है, ये उपाधि वागपति राज प्रथम की मानी जाती है। फिर आपके एक अगला कथन आया हुआ आपके वीर की उपाधि। तो विद्यार्थी जो वीर की उपाधि है, ये वीर की उपाधि गुवक प्रथम की मानी जाती है। अब विद्यार्थियों, ये वीर की उपाधि इनको क्यों मिली है? देखिए विद्यार्थियों, नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार शासक थे, नागभट्ट सेकंड, और इस नागभट्ट सेकंड के सामंत थे आपके गुवक प्रथम। और नागभट्ट सेकंड की ओर से युद्ध करते हुए गुवक प्रथम ने मुस्लिम सेनाओं को परास्त किया था, और इसी से प्रसन्न होकर नागभट्ट सेकंड ने गुवक प्रथम को जो उपाधि दी है वो वीर की उपाधि दी है। तो जो वीर की उपाधि है वो गुवक प्रथम की है, और देने वाले कौन है उनको? प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड। अजमेर पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, और अजमेर पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था विद्यार्थियों आपके दुर्लभ राज फर्स्ट के समय। जब आपके सांबर के शासक थे दुर्लभ राज फर्स्ट, उस समय आपके अजमेर पर जो पहला आपके हम कह सकते हैं आपके चौहान वंश पर जो पहला आपके जो हमला हुआ है मुस्लिमों का, वो आपके दुर्लभ राज प्रथम के समय हुआ है। अब ये पहला हमला किसने किया और कब किया? तो एक खलीफा थे, उन खलीफाओं का नाम था आपके खलीफा हासम। इस्लाम धर्म के जो राजनीतिक और आध्यात्मिक मुखिया होते हैं उनको बोलते हैं खलीफा। और खलीफा हासम के ही एक आपके सेनापति थे जिनका नाम था जुनेद। और इस जुनेद ने आपके जो हम कह सकते हैं कि जो सांबर उसके आसपास क्षेत्रों पर पहली बार हमला किया था, और उस समय जो चौहानों के शासक थे वो दुर्लभ राज प्रथम थे, और इसी युद्ध में दुर्लभ राज प्रथम वीर गति को प्राप्त हुए। तो विद्यार्थियों, अगर हम इन ऑप्शन को आपस में जोड़ेंगे तो हमें सही आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे जो पहले स्वतंत्र चौहान शासक हैं वो तो हो जाएंगे आपके सिंहराज। तो जहां पर एक ऑप्शन में दो मिल रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दो यही मिल रहा है आपके, तो आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर तीन। बप्पई राज, ये उपाधि वागपति राज की हो जाएगी, वीर की उपाधि गुवक प्रथम की हो जाएगी, और चौहानों पर पहला मुस्लिम आक्रमण आपके दुर्लभ राज प्रथम समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे निकल गया। खुर रजौंदर उपाधि किस चौहान शासक की? एक नई प्रकार की उपाधि देखने को मिली है। एक आपके चौहानों में शासक हुए थे विग्रह सेकंड। ऐसे कहते हैं कि जब इसकी सेना आपके किसी पर आक्रमण करने जाती थी तो उस सेना में इतने घुड़सवार होते थे, इतने घोड़े होते थे कि जो घोड़े के जो आपके टापे होते हैं, जो उनके पैर होते हैं, उन पैरों से धूल आसपास के एरिया में इतनी बिखर जाती थी कि लोग हैरान हो जाते थे। तो उसकी सेना की इस योग्यता को देखकर, उनकी धावक शैली को देखकर विग्रह सेकंड की उपाधि दी गई थी खुर रजुंदर। तो इस खुर रजुंदर उपाधि लेने वाला शासक था आपके विग्रह सेकंड। दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य होने वाले शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किस शासक ने की थी? बिल्कुल सरल प्रश्न है विद्यार्थियों ये। हमने इस प्रश्न को पहले देखा है कि अजमेर के अंदर जैन समुदाय के दो पंथ थे, एक था आपके दिगंबर और एक था आपके श्वेतांबर। और हम सब जानते हैं प्राचीन काल में जब आपके अलग अलग मत रखने वाले विद्वान आपस में वाद विवाद करते हैं, कोई मंथन करते हैं, तो उस मंथन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शास्त्रार्थ। और उसकी अध्यक्षता उसी से करवाई जाती है जो शास्त्रों को ज्ञाता हो, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो। और उस समय अजमेर के अंदर शासन था आपके अजय राज्य का। तो अजय राज्य को ये आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं अवसर मिला कि उन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य होने वाला जो शास्त्रार्थ है, ये शास्त्रार्थ आपके अजमेर में हुआ है, और उसकी अध्यक्षता करने के श्रेय आपको अजय राज को दिया गया है। तो इस प्रकार साथियों, आज की कक्षा में हमने लगभग आपके 23-24 जो एमसीक्यू हैं, जो पीवाईक्यू है, उनको करने का प्रयास किया है। आने वाली कक्षा में
हम और भी ऐसे लगभग आपके 30 से 40 एमसीक्यू हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।